थर्ड ओपिनियन शो में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ पाकिस्तान के जो हंगामा खेज पॉलिटिकल हालात हैं उस पर आज हम बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि हम उस रीजन के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनके तनाज़ुर में भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में बिल्ली और चूहे का जो खेल है पॉलिटिक्स के अंदर वो दहाइयों से क्यों जारी है और क्यों ख़त्म होता नज़र नहीं आता। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब हमीद बशानी साहब को। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है और लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान के इदारे इमरान ख़ान के लिए लीनियंसी का इजहार कर रहे हैं वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगी, और अब पंजाब इदारों ने पीटीआई के सुपुर्द कर दिया। पंजाब ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम सूबा है, पॉपुलेशन के एतबार से भी, पावर गेम के एतबार से भी, हर एतबार से भी। तो क्या आपको ऐसा नज़र नहीं आता जो हम दहाइयों से पाकिस्तान में सियासत का जो म्यूज़िकल चेयर देख रहे हैं ये उसी का तसलसल है? ये बिल्कुल जनाब, ये उसी का तसलसल है। और ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात ये है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान जो है एक ख़ास किस्म का माइंड सेट जो है ना वो पाकिस्तान में डेवलप हो गया है। जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं या एथिक्स हैं या जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, तर्ज ज़िंदगी है, उसके साथ बड़े बुरे तरीके से मुतसादम है। लेकिन ये जो है वो इंसिस्ट ये कर रहे हैं कि ये कोई डेमोक्रेसी है जिसको हम रन कर रहे हैं, और जो कोई भी आगे आता है उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है बना के पेश किया जाता है। जिसको देखें वो कोई भी दुनिया का कोई प्रिंसिपल हो, कोई दुनिया का उसूल हो, कोई ज़ाब्ता हो, तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि उसकी आप एक कॉस्मेटिक किस्म की जो है ना वो उसमें तब्दीलियां करके तो उसको आप पेश कर सकते हैं कि जी बिल्कुल ये सही है जो हमने कर दिया। इसी तरह जमहूरियत के अंदर भी ये गुंजाइश होती है कि आप जमहूरियत की जगह ड्रामाबाजी कर लें, एक जगह इलेक्शन का ऐलान करके तो प्री प्लांटेड किस्म की जो है वोट और जो है वो प्लान किस्म की रिगिंग, और उसके ज़रिए किसी को आगे ले आए और कहें जी जमहूरियत है। तो फिर जाहिर है कि इस पे सवाल उठता है कि क्या ये वाकई जमहूरियत है या जमहूरियत के नाम पे जो है ये ड्रामा हो रहा है। चूँकि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है उसका बहुत करीबी तौर पे ताल्लुक जो है ना वो एथिक्स के साथ है और प्रिंसिपल्स के साथ है। चूँकि जमहूरियत जो है वो कोई सीने के ज़ोर पे कब्ज़ा करने का नाम नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान में माजी में होता रहा। और अब मुझे लगता है कि वो तो इनसे ज़्यादा फेयर प्रोसेस था कब्ज़े का, कि कम से कम कोई छुपाता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ या कैसे करने वाला हूँ। तो उसमें जो है जिस तरीके से ये मसलन आप ये देखेंगे ये न्यूज़ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि ये सारी मूव जो है एक बहुत बड़ी पार्टी की है, जो पाकिस्तान की इस वक्त दूसरी बड़ी पार्टी है या पहली बड़ी पार्टी है, जो तहरीक इंसाफ। और इतना बड़ा जो है वो अदालती लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी बड़ी जो है अवामी प्रेशर को इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को बनाया है जिसके पास जो है वो 5 सीटें हैं या 10 सीटें हैं, जो भी दे दें आप उसको। तो इसको फिर वो इस पे इंसिस्ट भी करें कि जी ये बहुत बड़े हम जमहूरियत पसंद हैं और हमने एक जमहूरी तरीके से जो है, यानी जमहूरियत को जिस तरीके से जो है पाकिस्तान में मसख करके तोड़ मोड़ के और उसको एक जिल्लत अमेज किस्म का हरबे के तौर पे जो है बना के पेश किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये उसका नतीजा है। कोई भी बाइज्जत बागैरत पार्टी, पर्सन, ग्रोह ऑफ द पीपल और लीडर ये कैसे गवारा कर सकता है कि वो अपने मुखालफ को हटाने के लिए एक शख्स के पास जिसके पास 2 या 4 सीटें हैं वो उसको तो ले आएगा, उसके किरदार पे भी उसके सारे जो माजी के जो है बयानात हैं वो आप ऑन रिकॉर्ड हैं। यानी या तो ये है कि जी ये बंदा को इतना ज़बरदस्त है कि चलें इसके लिए हम अपनी पार्टी को और अब मफादात को कुर्बान कर देते हैं, वो बात भी नहीं। आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो अचानक आप उसको क्लीन करके, उसको बिल्कुल जनाब वाश करके
तो अपनी पार्टी की, अपनी लीडरशिप की और अवाम की सारी हमायत उसके पीछे लगा के तो उसको वजीर आला बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी तब्दीली है भाई? क्या इससे जो है वो पाकिस्तान के अवाम है को कोई फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो फिर ये लोग जो साल साल से वहां पे हुकूमत कर रहे थे उनके खिलाफ इतना बड़ा ये मुहिम चलाने और ये स्टैंड लेने की क्या तुक बनती थी कि जी हम यहाँ पे कोई तब्दीली ला रहे हैं और ये बड़े डाकू हैं और छोटे डाकू हैं। तो इसमें ये बात जाके मैं इस तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है और प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी विक्टिम जो है वो बनते जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है, यानी ये मेरे नज़दीक एक बददियानती, धोखाधड़ी, ज़ाती दुश्मनी, अनापरस्ती, नरगसियत पसंदी और जो पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म है उसकी एक बदतरीन मिसाल है ये जो कुछ पंजाब में हुआ। लेकिन आज वहाँ पे आपको लाखों लोग नज़र आते हैं सड़कों पे जो भांगड़े डाल रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा जो है वो मार्का मार दिया। यानी इतनी बड़ी बददियानती, बेउसूली, अपने माजी, अपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपनी अखलाकियात के ख़िलाफ़ आप कमेंट करके तो फिर उस पर सीना फुला के तो आप फ़ख्र का इजहार करें, तो ये जमहूरियत है? अगर तो फिर जाहिर है ये वो जमहूरियत नहीं जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं, या ये जो जमहूरियत जिसके लिए अवाम ने ख्वाब देखे साल साल सदियों से, लड़ाइयों की, मार्शलों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे या फ़ौजी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, तो जाहिर है इस तरह की जमहूरियत का तस्वर नहीं था एक ये। लेकिन ये कोई, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पे अखलाकी गिरावट हुई है, जो अखलाकी तबाहकारी हुई है, मैं इसको तो एक अखलाकी जलजला कहूँगा। यानी अखलाकी नाम की कोई चीज़ अगर थी तो वो डिमॉलिश होके तो मट्टी में मिल गई है। इसकी एक मिसाल तो ये है। दूसरी आप ये देखें कि दो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियों का एक मजमुआ बड़ी पार्टी यानी पीडीएम और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, और दोनों पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कितने दिनों से ये डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ये डिसीजन करें जी। और ना सिर्फ ये डिक्टेट कर रहे हैं बल्कि उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आप ये डिसीजन नहीं करते तो हम ये कर देंगे। एक पार्टी धमकी दे रही है कि आप डिसीजन नहीं करेंगे तो फिर अवाम जो है वो देख लेंगे, चूंकि अवाम हमारे साथ खड़े हैं, जिसका दूसरा मतलब कुछ भी हो सकता है। और दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो हम जो है वो फिर आपसे जो है वो इंतकाम लेंगे या आपको एक ऐसी सिचुएशन में आपके इख्तियारात महदूद कर देंगे और आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये देखें आप, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी मजहब मुल्क के अंदर ये पॉसिबल है कि अगर आप कोर्ट को डिक्टेट ही कर रहे हैं तो फिर वो केस आप कोर्ट में लेके किस लिए जा रहे हैं? फिर तो कोर्ट के पास कोई अख्तियार ही नहीं है। आप तो फिर इसका मतलब है कि अपनी अदालतों को ये जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है उसमें एक मोहरे के तौर पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखें, और इस पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, दोनों तरफ से नारे लग रहे हैं, बैनर्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाव देने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। और ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए बुनियादी फैक्टर्स के तौर पे पेश किए गए कि जज पे दबाव नहीं होना चाहिए, उसे थ्रेटन नहीं किया जाए, उसे हरास ना किया जाए और उसे आज़ादी से अपना फैसला करने दें। और ये लोग कहते हैं कि हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे। मैं एक की बात नहीं करता, दोनों की करता हूँ। तीसरी तरफ अवाम को देखें, जाहिर है हमारे अवाम जो हैं वो लिटरेसी रेट को छोड़ें लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो तक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अनपढ़ लोगों की है, और वो ये कानूनी पेचीदगियाँ, जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ें नहीं समझते। लेकिन वो भी इस मुहिम में शामिल हैं और जजों को गालियाँ दे रहे हैं, उसने ये डिसीजन कर लिया जी, वो कैसे ये कर सकता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, फेक किस्म की जमहूरियत के नाम पे, फेक किस्म की आज़ादी के नाम पे और फेक किस्म के रूल ऑफ लॉ के नाम पे, उसमें जो है वो कतन कोई आज़ाद अदलिया का तस्वर मौजूद ही नहीं है और ना वहाँ पे कोई अदालत आज़ादी से कोई डिसीजन कर सकती है। ये तो मैंने बात कर दी आपको पार्टीज़ की और अवाम की। अब जजों को देख लें, जजों के लक्षण आप देखें तो वो तो अवाम को भी पीछे छोड़ के आगे छलांग लगा रहे हैं।
उनके रिमार्क्स देखें, उनकी ऑब्जर्वेशंस देखें। यानी सवाल ये पैदा होता है कि जज का क्या हक बनता है कि एक इतनी बड़ी टेंस किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर एक ऐसा रिमार्क्स दे समात के दौरान जो क्लियरली उसकी इंटेंशन को शो करता हो कि इसने फैसला क्या देना है। एक जज को ये क्या इख्तियार है कि जब उसने एक गैंग जो है वो चुनी हुई है 3 जजेस की, और बार बार जो है वो आज तक तकरीबन 15-16 इंपॉर्टेंट केसेस में उनको अपने साथ बैठा के अपनी मर्जी के वो फैसले कर रहा है, और उस पर पाकिस्तान के लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जी बेंच ये नहीं होना चाहिए चूँकि इसका ये माजी है। तो वो कहता है नहीं जी ये सवाल ही नहीं पैदा होता, बेंच भी हम ही हैं और हम ही डिसीजन करेंगे और ये लें डिसीजन। तो ये जो सारी इन्वॉल्विंग पार्टीज हैं उनको सामने रख के तो एक मैसेज मिलता है कि ये जो कुछ यहाँ पे क्रिएट हुआ है जमहूरियत के नाम पे या रूल ऑफ लॉ या कोर्ट्स या जजेस के नाम पे, ये एक बहुत बड़ा एक तबाहकुन किस्म का एक सिलसिला है जिसके अंदर ना कोई उसूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, और ना ही किसी किस्म का कोई होप है कि ये फ्यूचर में कोई किसी तरह की तब्दीली की कोई इसमें गुंजाइश है। चूँकि उस उनके अंदाज व एतबार से लगता है जो पोस्टर उन्होंने बनाया हुआ है कि वो फ्यूचर में भी इसमें किसी तब्दीली की गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। तो मजमूई तौर पे ये बात आपकी सही है कि ये जो एक्शन रीप्ले हो रहा है, अगर इसको आप प्रॉपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ये एक्शन रीप्ले जो है ये वही एक्शन रीप्ले है जो पहले मार्शल लॉ की शक्ल में होता रहा और कोर्ट्स उनको रेक्टिफाई करते रहे। जस्टिस मनीर के फैसले से लेके आप 50s में, तो आप 1990s में जाएं तो तकरीबन 16 केसेस ऐसे हैं जिसमें जजेस ने मार्शल लॉ को, उनके अहकामात को, डिक्टेटरशिप को या डिक्टेटरशिप की गोद से जन्म लेने वाली अगली डिक्टेटरशिप को रेक्टिफाई किया और उनके केसेस को इधर उधर से घुमा फिरा के तो किसी न किसी तरीके से उनको जस्टिफिकेशन दी कि जी ये लोग बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल गुज़श्ता 70 सालों से चलती रही कि पाकिस्तान की पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट में हुआ वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं और इवन पॉलिटिकल क्लास भी उसमें शामिल है, इस तरह की जो परमानेंट एक क्लास बन चुकी है और एज ए क्लास वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन चुकी है। चूँकि हर एस्टेब्लिशमेंट में के किसी न किसी काम में उनका कोई ना कोई शेयर होता है, जिसका मतलब है वो हर हुकूमत में होते हैं और जाहिर है वहाँ कोई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बनती। तो इस तरह ये जजेस, मिलिट्री और ये पॉलिटिकल क्लास के जो चंद एक लोग हैं इन्होंने मिलके तो पाकिस्तान को जो है वो घेरा डाला हुआ है, जिस तरह डाकू घेरते हैं किसी घर को या बैंक को लूटने के लिए। इससे इससे बेहतर तशबीह आप उनको नहीं दे सकते। जी विशानी साहब, आपने बहुत तफसील से बहुत सारे अनासर का बहुत उम्दा अंदाज के साथ तजिया किया। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और इवन जुडिशरी के जो लोग हैं, ये जब सियासत का मैदान नहीं होता एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, लेकिन जब ये पावर गेम होती है तो ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरते हैं और ये खुद बहुत बड़े स्टेक होल्डर और पावरफुल लोग, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी और इवन जो पाकिस्तान के आर्मी अफसरान हैं वो रिटायर्ड होने के बाद भी पावरफुल रहते हैं। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है, यही जुडिशरी का है। तो निज़ाम नहीं बदलता, लेकिन सवाल फिर आज उठता है कि इनकी सबकी रिश्तेदारियां, सबके तल्लकदारियां होने के बावजूद पावर गेम में एक दूसरे के पीछे ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से चेज़ करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो क्या फिर यही पाकिस्तान का मुकद्दर रह गया है? देखें जी, ये तो जाहिर है अगर ये भी रह जाए मुकद्दर तो बड़ी बात है, लेकिन किसी चीज़ में लूटने का भी एक जो है ना वो एक जो है वो कैपेसिटी होती है। जिस चीज़ को आप लूट रहे हैं उसको लूटने की भी एक कैपेसिटी होती है। जिस तरह गिद्ध जो है ना वो मुर्दार को नोच रही होती हैं तो मुर्दार की सिर्फ हड्डियां बचती हैं, ये नौबत तो हड्डियों तक आ गई है।
अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो झगड़ा सिर्फ अगर कोई है तो वो यही है कि जनाब ये जो है किसको हम आगे लाएं जो एक दफा फिर कोई ऐसा चमत्कार दिखाए कि दुनिया अपने खजानों के मुंह जो है वो हमारे लिए खोल दे। तो इस हिसाब से ये अब मैं समझता हूँ कि एक एंड गेम जिसको आप कहते हैं ये उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और ये हिस्टोरिकली अब बड़े बड़े दानश्वरों की तहरीरें देख लें कि वो यही प्रिडिक्ट करते रहे कि किसी मुल्क के अंदर जब आप जो है वो आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं तबाही और बर्बादी की, तो उस वक्त हुक्मरान तबकात के अंदर जो है वो मज़ीद इस तरह की बेसब्री और मज़ीद इस तरह की जो है वो बेमानी और सेंसलेस किस्म की जो है वो ग्रीड पैदा हो जाती है और वो ज़्यादा कुव्वत के साथ जो है वो अपने मफादात की लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है इस वक्त वहाँ पे यही हो रहा है। और इसमें किसी बेहतरी की गुंजाइश तब हो जनाब जब ये जो एक्टर्स हैं जो इसमें प्ले कर रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से, ख्वाह वो पॉलिटिशियन है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो कोई एक बात ऐसी करें जिससे कि ये पता चलता हो कि इनके दिमाग में कोई ऐसा मंसूबा है, कोई ऐसी होप है, कोई ऐसा रास्ता है। जिस मुल्क के अंदर हेल इलेक्ट होने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी वाहिद खूबी ये समझी जाए कि ये पैसे मांगने में कितनी एक महारत रखता है या इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी एक है कि अरब मुल्क या चीन या कोई और मुल्क जो है इसको मुमकिन है कर्ज दे दे जो पिछले को इनकार कर दिया था। तो जिस मुल्क के अंदर पूरा फोकस इस बात पे है कि हमने इसको चलाना ही कर्ज पे है और हमें बंदा ऐसा चाहिए जो कर्ज ले सके, तो उसमें आप ये कहें कि इसमें कोई बेहतरी आएगी तो मैं समझता हूँ कि ये कतई तौर पे गलत बात है। उसमें बेहतरी की गुंजाइश तब हो जब कोई ऐसा लीडर आए या पार्टी सामने आए जिसके पास एक नेट शल में कोई प्लान हो कि जनाब हमारे पास ये प्लान है और हम इतने सालों में पाकिस्तान को इस तरह जो है वो माशी मुश्किलात या सियासी मुश्किलात से निकाल के तो इस शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। आज तक आपने सुना अगर इस माज पे किसी ने कोई बात की भी जैसे कि तहरीक इंसाफ थी तो वो बहुत ज़्यादा विशफुल किस्म की थिंकिंग्स जिसका कोई जो है वो डिफाइन किस्म का क्राइटेरिया नहीं था कि जी रियासत मदीना एक ऐसी वेग किस्म की एक स्टेटमेंट है। अब रियासत मदीना का मतलब है बहुत अच्छी रियासत, लेकिन उसके खद्दोखाल क्या होंगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका जरिया इनकम क्या होगा। इस पर कोई जवाब जो है वो किसी ने नहीं दिया। आखिर तक 3.5 साल वो हुकूमत करके चले गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इस मुल्क को हम जो बदलने के लिए आए इसके लिए वसाइल कौन देगा। और इनको ये गलतफहमी है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थ्रू IMF या वर्ल्ड बैंक या चाइना जो है या सऊदी अरब जो है वो हमें पैसे देंगे और हम अपना ये जो लाइफ स्टाइल है इसको इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अब मुमकिन नहीं रहा है, क्योंकि अब ये एक तो वहाँ का जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था इलाकाई अफ़गानिस्तान के हवाले से वो अब ख़त्म हो गया है, अनलेस कि ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दें जिसके हमेशा चांसेस होते हैं। तो वो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो दुनिया की जो है वो तवज्जो अपनी तरफ कर लें। तो अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी के पास ना कोई प्लान है, ना मंसूबा है, ना कोई प्लानिंग ये रिसर्च है, ना कोई स्टैट्स हैं, तो वो आके कहे कि जी मैं इस मुल्क को बदलूंगा। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये आपके साफियों की जो फौज खड़ी है, यानी एक एक दो दो तीन तीन दर्जन फ्लायर निकालने वाला भी अपने आप को एडिटर इन चीफ और पता नहीं क्या बना के तो वहां पे वो कैमरे लेके तो घूम रहा होता है। किसी ने कभी कोई सवाल किसी लीडर से किया कि जनाब आप हुकूमत तो मांग रहे हैं लेकिन हमें ज़रा नेट शेल में बताएं कि आप करेंगे क्या जिससे हमारा मुकद्दर बदल जाएगा। ज़रा ये बताएं, ये ख्याली बातें रियासत मदीना और स्वीडन ये ना बताएं, हमें ये बताएं कि आप क्या करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। जैसे यहाँ होता है, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन किसी को बता सकता है कि मैं जो है वो कल आप लोगों का मुकद्दर बदल दूंगा, तो लोग चुप होकर सुनेंगे कि भाई उससे पूछेंगे कि कैसे बदल दोगे, कहाँ से बजट काटोगे, कहाँ से उसमें इजाफा होगा, कहाँ से कमी होगी, कहाँ रिसोर्सेज होंगे। तो इस हवाले से जनाब उसमें वो होपलेस किस्म की सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ कि अपकमिंग एक डिज़ास्टर जो है उसके लिए लोगों को तैयार हो जाना चाहिए।
चूंकि लीडरशिप नाकाम हो गई है और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी वक्त भी जो है वो सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर सकती है। बशानी साहब, जब हम कनाडा में बसने वाले पाकिस्तानियों से बात करते हैं या अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों से रब्ता करते हैं, तो उन सब का यही ख्याल होता है जी कि पाकिस्तान इस तरह के अदवार से कई बार गुजरा है और कोई ना कोई मौजा हो जाता है। जो आवाम का एक माइंडसेट, पीछे जो आपने बात की, वो ये है आवाम का माइंडसेट कि जी कोई ना कोई खुदा हमारी मदद के लिए रास्ता निकाल देता है। कभी अरबों से पैसे आ जाते हैं, कभी वॉर ऑन टेरर। और आपने कहा कि अब वो हालात भी नहीं हैं कि अरब भी अपनी मेहरबानी कर सकें, वॉर और टेरर वाली सिचुएशन भी बन सके या चीन की तरफ से भी कोई मदद आ सके। लेकिन इसके बावजूद जो आवाम का माइंडसेट, और ख़ास तौर पर उस आवाम का माइंडसेट जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अच्छे जमहूरी माशरों में रहते हुए उनको यहाँ के निज़ाम जो हैं वो थोड़े बहुत समझ आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर हैं कि जी एक शख्स यानी इमरान खान की सूरत में हर चीज़ दुरुस्त कर देगा, ये जाने बगैर कि वो अभी 4 साल रहा है और 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद अगले अगर टेन्योर में वो आता है तो यही वो करेंगे जो पीछे किया। तो इस माइंडसेट को जो ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इन निज़ामों को समझने के बावजूद वैसे का वैसा है कि ये कोई ना कोई मसीहा ही है, पॉलिटिशियन, चाहे इमरान की सूरत में हो चाहे किसी और सियासतदान की सूरत में जो उनको पसंद हो, वो ये समझते हैं कि एक शख्स हर चीज़ बदल देगा। अगर वो कह रहा है कि मैं रियासत मदीना बना दूंगा तो वो बना देगा। इस माइंडसेट को कैसे एड्रेस किया जाए? देखें, इसमें जो है ना, ये पर्सनालिटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना अननेसेसरी है, लेकिन एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि जो पब्लिक पॉलिटिक्स होती है उसमें आप जब कोई प्रोग्राम लेके आते हैं, कुछ ऐलानात करते हैं, तो उसका कम से कम 10% अगर आप पूरा करें अपने टेन्योर के दौरान, तो फिर भी आपका ये हक बनता है कि आप अवाम को आइंदा ये कहें कि फिर मुझे आने दें और मैं कोई तब्दीली लेके आऊँगा। लेकिन आप जो है वो अगर ऐलानात इतने बड़े बड़े करते हैं और ऑन ग्राउंड जो है वो आप का सबसे बड़ा स्लोगन आने का ये था कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि ये कर्जों पे चलता है और कर्जे बाहर से ले आके लोग तो अपनी अय्याशियों के लिए, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियंस हैं या सारे लोग शामिल हैं, वो खर्च करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपने अपने मुख्तसर टेन्योर में वो कर्जे दुगने कर दिए, यानी वही कर। अब आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या कभी इमरान खान या उसके किसी तर्जमान ने कहा कि जब हम आए थे तो पाकिस्तान का टोटल फॉरेन डेट कितना था और जब हम गए तो कितना है? क्या वो जो है वो 40 से 70 जो अरब तक पहुंचने वाला कोई 30-35 अरब का जो कर्जा है उसकी किसी ने कोई जस्टिफिकेशन दी? अब जाहिर है कि उसके लिए एक सेंटेंस की जरूरत है ना, ये कहना कि देखें जी हमने तो इस बुनियाद पे हम आए थे और हमने कर्जे जो है वो नहीं लिए या कम दूसरी हुकूमत की निस्बत कम लिए। आपने दूसरी हुकूमतों की निस्बत दुगने ले लिए, जिसका मतलब ये है कि आप भी वही झूठ, गलत बयानी और मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे आए। आपने कहा जी हम इस मुल्क में जो है बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, जो पहले से कहीं गुना जो है वो ज़्यादा हो गई। आपने कहा हम यहाँ से बेघर लोगों को ख़त्म कर देंगे और आपने पाकिस्तान को एक बड़ी ज़ियारत बनाने की कोशिश की, जहाँ शहरों में लोग जो है वो ठाड़ों पे पड़े हों और मांगे की रोटी जो है वो खाते हों। आपने कहा जी हम पता नहीं क्या कर देंगे। कोई एक चीज़ तो बता दें ना, कोई एक चीज़ बताएं किसी जगह पे किसी डिबेट पे बैठ के कि हमने ये कर दिया था 3.5 सालों में और 5 सालों में ये कर देते। तो अब ये सारा फेलियर तो एक वो है जो सिर्फ आप लोग आर्ग्यूमेंट के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में प्रिंसिपल ये है कि लोग इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बल्कि वो देखते हैं कि ग्राउंड पे डिलीवर क्या हुआ है और नज़र क्या आता है। नज़र ये आता है कि ये दावे सिर्फ इमरान खान को ब्लेम करना मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइएबल नहीं। पाकिस्तान में हर हुक्मरान ने स्टार्टिंग फ्राम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अवाम के साथ ये वादे किए जिसको सब्ज बाग दिखाना कहा जाता है। अगर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर पढ़ें या उनकी और बहुत सारी तकरीरें जो हैं वो पढ़ें, एक में तो उन्होंने वो ढाका में जो है 1948 में ये भी कह दिया था कि मैं इस्लामी सोशलिज्म लेके आऊँगा।
कहीं कह दिया था कि मैं इंसाफ की पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल काम करूंगा कि लोग हमारे वो करेंगे। आप उनसे देखें कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अवाम से वादा किया और पूरे बर्रे सगीर को टिक टिकी पे चढ़ाया, और इतने बड़े कत्ले आम और इतने बड़े खून खराबे, खून के समुंदर से गुजारा, तो उसके बाद उनमें से कोई 10% डिलीवर किया? या पाकिस्तान में 11 अगस्त के मुताबिक कोई सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो कायम हुई? क्या पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी के फर्द को इज्जत से जिंदा रहने और सर उठा के चलने की कोई तौफीक जो है उसने दी? क्या वहाँ पे नाइंसाफ़ी, ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये जो फ़िरका परस्ती, ये तबकाती तकसीम जिसकी बुनियाद पे उनको हिंदुस्तान से तकलीफ थी, क्या उस वो ख़त्म हुआ? उसके बाद लियाकत अली खान की तकरीरें देखें, उसके बाद अयूब खान की देखें, आगे बढ़ते जाएं जनरल ज़िया से लेके तो बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाएं। तो ये सब आवाम को सब्ज बाग दिखाते रहे, जिस पे अगर लोग बिलीव करते हैं तो इसका मतलब है कि लोग बुनियादी तौर पे बड़ी तादाद में अनपढ़ लोग हैं। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह का माहौल ये है कि वहाँ पॉलिटिशियंस को देवता और कोई बड़ा, कोई इस तरह की बरगजीदा हस्ती समझ के तो जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन बात ऑन ग्राउंड की है कि इन सारे वादों के बावजूद आज हालत ये है कि इंडिया जो है के साथ आपने सफ़र शुरू किया और उसको चैलेंज करके किया ना जी, कि हम आपके साथ तो नहीं चल सकते जी क्योंकि हम आपसे सुपीरियर हैं। तो इंडिया आज दुनिया की 5वीं इकानॉमी, जो इकनॉमिक क्लब है, 5 बड़े इकानॉमीज हैं उसमें दाखिल होने की तरफ पैर तोल रहा है। और आप बैंकरप्सी का ऐलान ये सोच रहे हैं कि ऐलान कैसे करें या इसको किस तरह मुलतवी करें, डिफ़ॉल्ट कैसे करें या किस तरह किसी दूसरे से लेके तो वक्ती तौर पे उस डिफ़ॉल्ट से हम बचें। मैं डिलीवर करने की बात कर रहा हूं, मैं दावों की बात नहीं कर रहा हूं। और ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि हम बैंकरप्सी किस वक्त करें और पाकिस्तान किस वक्त जो है वो श्रीलंका बनेगा, इसमें सबका हिस्सा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके तो इमरान खान तक, किसी एक को भी आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि सब ने ताकत, इख्तियार और इक़्तिदार के लिए जो है अवाम से जो वादे किए उसका 1% भी जो है वो पूरा नहीं किया। वो तो इंडिया को तो छोड़ें, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानॉमी बन रहा है, इमर्जिंग पावर है, कल वो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेगा, कल वो एशिया को रिप्रेजेंट करेगा, कल वो दुनिया में अपना हिस्सा मांगेगा इक्वली अपनी आबादी और अपने रकबे के एतबार से। तो आप मुझे ये बताएं कि आप बैंकरप्सी का जो ये साइकिल है इससे कब बाहर निकलेंगे? तो आप कहेंगे कि हमने ये कर दिया, लेकिन आप उसको छोड़ें, आप बांग्लादेश से कंपेयर करें। बांग्लादेश की जो ट्रेजरी है उसमें जो इस वक्त आप अपने आप से कंपेयर करें कि आप बैंकरप्सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास फॉरेन रिजर्व जो है वो कितने हैं? यानी आपसे 70 गुना ज्यादा हैं, चूंकि आपके हैं ही कोई नहीं, सिरे से ही नहीं है। 2-4 बिलियन डॉलर तो यहाँ लोगों के पर्सनल एसेट्स पड़े हुए हैं। यहाँ आप चले जाएं पोर्ट क्रेडिट जाके, किसी आप नेबरहुड में बैठे हैं जहाँ पे हर घर जो है 3-4-5 मिलियन डॉलर का है, तो उसके काफ़ी शॉप पे जितने लोग बैठे होते हैं उसी नेबरहुड के, जो उनमें से अक्सरियत जो है उनके पास 2-2 4-4 बिलियन डॉलर जो है आपने ऐसा से। तो आप बात करते हैं जी हम दुनिया की सुपीरियर तरीन मखलूक हैं, हम पता नहीं कितना अजीम मुल्क हैं, अल्लाह ताला ने हमको जो है वो खुसूसी तौर पे मुंतखब किया हुआ है, को बहुत बड़ा काम लेना है। उसने यही काम लेना है आपसे कि आप अपने अवाम को भूखे मारें, उनसे झूठ बोलें, उनसे फ्रॉड करें, उनको धोखा दें। आप अपने मुल्क के अंदर देख लें जो वहाँ पे इस वक्त लोगों की कैफियत है कि आटा, चीनी, सब्जियां, यानी ये चीज़ें अब दुनिया पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। ये चीज़ें अब लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। अब बुनियादी हकूक जो हैं उनकी डेफिनेशन भी जो है वो बदल रही है फंडामेंटल राइट्स की। अब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लिविंग जो रेजिडेंस है, और राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, ये अगला लेवल शुरू हो गया है। हम वो रोटी कपड़ा मकान जो 1970 में, कोई 50 साल पहले जो है का नारा था, उसको लेके जो है हम सर पीट रहे हैं। और ऊपर से आप लक्षण देखें, ये कहते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं, लोग हैं, और ये तहरीक इंसाफ दावा करती है कि हमें आप मौका दें तो हम पाकिस्तान को बदल देंगे। इनको मौका मिला आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान आप जो एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है उसके अंदर, और उस पर जो आदमी जिससे गालिबन इन्होंने पैसे लेके उसको अपॉइंट किया, चूँकि ही हैज़ नो हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स,
ना कोई उनका आगा पीछा है, ना कोई उनका किसी तरीके से कोई रेज्यूमे है, ना कोई पोर्टफोलियो है। वो पहले बर्दा फरोशी का काम करते थे। बर्दा फरोशी फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एजेंटी, यानी लोगों को बेचते थे ले जाके सऊदी अरब और उधर उधर। उसके बाद कई लोग कहते हैं वो जिस्म फरोशी का काम करते थे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के उन पे हैं। तो उन्होंने वहां पे बख्तर बंद गाड़ियां बुलाई हुई हैं ऐसे नौजवानों पे गोलियां चलाने के लिए और उनको मारने के लिए, जो कहते हैं कि जी हमारा यहाँ पे, यहाँ का जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, इस पे हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत हमारा है। ये बिजली, ये दरिया, ये पानी जो है ये हमारा है और ये सबसे पहले हम पिएंगे। ये बिजली पहले हम जलाएंगे और उसके बाद आप इसको पाकिस्तान में बेचें। ये यहाँ पे जो आप वसाइल लूट रहे हैं, हमारे दरिया बंद करके इस पे जो डैम बना रहे हैं, और यहाँ पे आप 18-18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, और हम अगर बिजली मांगते हैं, हम आटा मांगते हैं, तो आप जो है हम पे गोलियां चला रहे हैं। तो आज आपने एक वीडियो वहाँ पे देखा होगा जिसमें कि उन्होंने, नौजवानों ने जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री की एक जो कानवाय की बड़ी गाड़ी होती है उसको रोका हुआ है, और वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब ये देखें, ये इस तरह का उनको इख्तियार चाहिए कि उनको ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मुतालबा तो कई सालों से, 60 से चल रहा है, जब मंगला डैम बना और उसके बाद उनके वसाइल लूटे गए और उनके जवाब में उनके हुकूक उनको नहीं दिए गए। तो अब इन्होंने एक नया आदमी वहाँ पे अपॉइंट किया जो कि एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर रहा है जो कि एक खाना जंग की सिचुएशन है। और वहाँ के जो नौजवान लोग हैं, जो ताजर हैं, वहाँ का जो ट्रेड क्लास है या जो उस बिजनेस पीपल हैं शहरों में, जो उन्होंने कई दिनों से सड़कें बंद की हुई हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो है वो बेबस है, और उन्होंने जो है वो गोलियां और आंसू गैस और टेरर का एक जो है वो सिलसिला शुरू किया, लोगों को तकसीम करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ऊपर से उनको शिकवा ये है कि पाकिस्तान में हमें राना सनाउल्लाह हर टाइम दे रहा है, या हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे किसी साफी को जो है वो अटक में बंद कर दिया। अब इनको ये नहीं नजर आ रहा कि हमारी जहां जहां पे हुकूमत है वहां पे हम क्या कर रहे हैं। वो आज मैं सुन रहा था कि ये कोई इनसे जो है तालिबान बातें वसूल कर रहे हैं सुबह सरहद में इनकी हुकूमतों से और इनके मिनिस्टरों से और इनके बंदे उठा के। तो आज़ाद कश्मीर का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे उनकी जो हुकूमत है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और नाअहली की एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कभी वहाँ के लोगों ने जो है वो तारीख में नहीं देखी। तो कहते हैं हम तब्दीली लेके आ जाएंगे जी, अब पता नहीं तब्दीली से इनकी मुराद बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, टैंक हैं, या किस तरह की जो है वो कोई मंसूबा है कि ये लोगों को कुचलेंगे, डराएंगे और दहशत ज़दा करके खामोश कर देंगे। मुझे तो ये लगती है तब्दीली जो कि फाशिज्म की एक शक्ल है। आप कहते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर फाशिज्म है या नहीं है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। या वहाँ पे फाशिज्म आएगा या नहीं आएगा, यानी आने के करीब करीब लटकता रहेगा और लोग खौफ और दहशत के गिर्द जो है घूमते रहेंगे। आज भी ये फाशिज्म ही है जब आपका वजीर दाखिला जो है उसको ये खतरा है कि मुझे इस मुल्क में जो है वो खुले तरीके से चलने की मुमकिन है मुझ पर पाबंदी लग जाए। ये हैं इनके लक्षण। और आप कहते हैं होप क्या है। होप में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है जनाब, ऑप्टिमिज्म में और इडियट होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। बशैर साहब, आखिर में मैं आपकी ओपिनियन प्रिसाइजली लेना चाहूँगा, चूँकि आपने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर का ज़िक्र किया और मसला कश्मीर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी मसला रहा है, जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा ख़र्चा है। तो इस सारे पॉलिटिकल टर्मोइल, क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस में मसला कश्मीर जो आपके अपने बैक होम का मसला है, आप उसको कैसे देखते हैं? वो अब कहीं दफन हो गया है, ख़त्म हो गया है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से? देखें जी, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब मसला कश्मीर ये है कि आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करके इसके टुकड़े टुकड़े करके तो इसको मर्ज कर दो। यानी ये जो हम कह रहे हैं ना 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो किया था ना, उसका अब एक्शन रीप्ले ये कर रहे हैं। अभी अभी वहाँ पे 15th अमेंडमेंट की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों को जो इख्तियार हासिल हैं, मसलन लेजिस्लेटिव असम्बली है, मालियाती इख्तियारात हैं,
उनको ख़त्म करके तो इसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को के हवाले किया जाए। यानी वो कश्मीर काउंसिल पहले जिस तरह थी बना के, जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, और वो बैठ के ये तय करें कि आज़ाद कश्मीर में टैक्स कितने लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, वहाँ पे मालियाती इख्तियारात क्या होंगे, बैंकिंग क्या होगी, ये सारी जितने भी किसी मुल्क की जो इंडिपेंडेंस है, यानी जो उस रियासत की इंडिपेंडेंस है, आपको पता है कि अगरचे उसको भी एक आप गहराई से देखें तो इंडिपेंडेंस का ड्रामा है, क्योंकि वहाँ पे सारे इख्तियारात पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के मर्जी के बगैर वहाँ चिड़िया पर नहीं मारती। लेकिन इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर कम अज़ कम वो एक ऐसा खिता है जिसको अपने इख्तियारात हासिल हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान के सूबों को हासिल हैं लेट से 18th अमेंडमेंट के बाद। इसी तरह उन्होंने 13वीं तरमीम लाई थी वहाँ पे, जिसके बाद उनको ये इख्तियार हो गए कि हम यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे लेजिस्लेचर के जो इख्तियारात हैं, चूँकि लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे, या यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से, इस तरह की चीज़ों, तो इस पे भी अब इनको तकलीफ हो गई, और इन्होंने अब ये सर्कुलेशन जारी कर दिया, सर्कुलर, कि जनाब हम आइन में 15वीं तरमीम करके तो ये इख्तियारात वापस लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को एक लोकल म्यूनसिपैलिटी जो है, बल्कि म्यूनसिपैलिटीज़ के इख्तियारात भी जो है वो ज़्यादा होते हैं मैं समझता हूँ, और बड़े साउंड किस्म के होते हैं। तो इसलिए इनका मसला कश्मीर अब ये रह गया, और ये जो है अब इसमें कतन के कलाम नहीं रहा है कि ये इस पे अमल दरामद करने के लिए वहाँ के जो जैनवन सन ऑफ द सॉइल जो लोग हैं जो इसको रजिस्ट कर सकते हैं, उसको उनको मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनको झूठे मुकदमात में जो है वो करके तो उनको टेरराइज करके तो सबमिशन पे मजबूर किया जा रहा है। तो मसला है कश्मीर तो इनका है ही नहीं, ये तो अब इंडिया का नाम लेते हुए मैं इसको पंजाबी में कहूँगा कि इनको त्राह निकलता है। आपको याद है जब इमरान खान को त्राह निकला था मुजफ्फराबाद में कि जी अगर हमने जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई मार्च की या यहाँ, तो ऐसा न हो कि हम खुद खतरे में, उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, और ऐसा न हो कि मोदी साहब हम पे हमला कर दें। जिसका मतलब ये है कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, हम डिफेंस लेस हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर हमने अमेरिका से मिलिट्री एड के नाम पे लिया है, लेकिन हमने जो चूजे पाले हैं वो बिल्कुल डिफेंस लेस हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए खामोशी इख्तियार करो। उसने मुजफ्फराबाद में जाके लोगों के आगे हाथ जोड़े थे। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करता हूँ, और आज उसकी जो हुकूमत है वहाँ पे, जाहिर है वो जो न उसने जुल्म और जबर का बाजार वहाँ पे गर्म किया हुआ है, वहाँ की जो बेवतन धरती के बेटे हैं उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात की एक बारिश जो है उसने शुरू कर रखी है, वो इमरान खान की मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकती। और अगर यही तब्दीली है तो फिर पाकिस्तान के लोगों को तैयार रहना चाहिए कि अब जब इमरान खान आएगा दोबारा, तो वो भी फिर मेरे ख्याल में बख्तरबंद गाड़ियां ही बाहर से इंपोर्ट करेंगे, या गन है और जो वो होते हैं अवाम को मारने के हथियार, वही इंडिया। अब उनका मसला नहीं, इंडिया के नाम पे उनको मैं फिर दोहराता हूँ कि अब तरा निकलता है गोरा साहब, तरा। अब उनको अब भूल जाएं कि ये अब इंडिया के खिलाफ कोई बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, आपने आखिर में एनालिसिस करते हुए जो ये बात की कि कश्मीर के मसला पर भी पाकिस्तान की हुकूमतों और सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को तरह वाली कैफियत है, यानी टोटल सरेंडर, टोटल जी, सरेंडर यानी जिसको, यानी वो मतलब इतने डरते हैं, इतने हाँ खौफ जी, में मुब्तला हैं बिल्कुल। कि वो सोच भी नहीं सकते। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, और इसी नाम पे बशानी साहब बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर यानी कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान की मासूम और गरीब आवाम का ज़ाया किया गया, और 1 इंच भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी कश्मीर का नहीं ले सकी, और अब तो वो आप जो फरमा रहे हैं तरह निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बशानी साहब। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे हम बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की थर्ड ओपिनियन में, और उन्होंने इस वक्त के पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जो कश्मीर की सूरत हाल है और जो उस रीजन की अदरवाइज सूरत हाल है, बांग्लादेश, भारत, उस सब पे रोशनी डाली।
आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इसी चैनल के बटन डोनेट को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी की 24/7 जो ऐप्स हैं, एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन फायर और इसके साथ साथ रॉको पे डाउनलोड कीजिए। हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स, व्यूज़ और एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी राउंड अप्स आप 24/7 वॉच कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.